हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूक्लियर क्लासेस। आई एम अजीत वर्मा। तो वीएलडी के एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म है वो भरने स्टार्ट हो चुके हैं और 13 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। तो अपने फॉर्म है वो जल्दी से भर लीजिए और कोई भी डाउट आएगा तो आप पूछते रहना। साथ साथ में सारे इंपॉर्टेंट जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी करवा लेना। कैटेगरी सर्टिफिकेट और डोमिसाइल अपना जो है 2000 मतलब 1 अप्रैल 2026 के बाद का चलेगा, नया बनवा लेना सभी को। और पुराने वाला नहीं चलेगा, एससी के लिए चल जाएगा, लेकिन और जो कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस, बीसीए, बीसीबी सभी के लिए नए वाला चलेगा। 2026 का अप्रैल के बाद का चलेगा, तो अप्रैल के बाद का नया बनवा लेना अपना। और जो जिन बच्चों का गैप है यानी कि 1-2 साल 12th के बाद में गैप है तो अपना गैप ईयर भी सर्टिफिकेट भी बनवा लेना। कैसे बनेगा, आपको गैप ईयर सर्टिफिकेट का फॉर्म लेना है और जो अपने किसी भी सीएससी की दुकान पे वहाँ पर जाके वो अपना गैप ईयर का सर्टिफिकेट बनवाना है कि मैंने इस दौरान कोई पढ़ाई वगैरह नहीं की, और उसके ऊपर सरपंच के या फिर अपने स्कूल के किसी के मोर और साइन करवा लेने हैं। ठीक है। और साथ में आपका एक अपना करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है जो कि आपको काउंसलिंग के टाइम पे जरूरत पड़ेगी। करेक्टर सर्टिफिकेट आपका गांव का सरपंच की साइन करवा लेना है और चल जाएगा। जो शहर में रहते हैं वो आपका जो एमसी होता है अपने वार्ड का, वहाँ से अपने साइन है वो उसके करवा सकता है। ठीक है। तो एक करेक्टर सर्टिफिकेट आपका चल जाएगा और गैप ईयर सर्टिफिकेट भी चल जाएगा। और कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में करते रहना, हम साथ साथ की वीडियो में डिस्कस करते रहेंगे, या फिर एक दिन स्पेशल हम डाउट सेशन भी ले लेंगे। ठीक है। तो अपने फॉर्म है वो भरने से पहले एक बार थोड़ा सा डिटेल में देख लेना, उसके बाद अपना फॉर्म है वो भर लेना। ठीक है। और आज की वीडियो में हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर करेंगे। पहले हमने लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, 1-2 मैथ की वीडियो भी आ गई है, 1-2 अपनी जो सोशल साइंस की है वो वीडियो भी आ चुकी है। ठीक है। सोशल साइंस जो अपना एसएस जीएस वाला पोर्शन है जनरल साइंस, और इसके अंदर जो जीके वगैरह भी आएगी तो वो आपका लगभग 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन तक हम मान के चल रहे हैं। 25 क्वेश्चन मिनिमम उसके उसके आएंगे और 60 नंबर की आपकी साइंस आएगी, 15 क्वेश्चन का नंबर का आपका मैथ आएगा। मैथ के लिए आप जो पुरानी वीडियो उनको देखते रहना, थोड़ी सी क्वालिटी ख़राब हो सकती है पुरानी वीडियो, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, वही चीज़ें सेम, वही एग्जाम के अंदर दोबारा दोबारा रिपीट होगा। ठीक है। तो वो आप वीडियो देख लेना और एमसीक्यू हम इसके अंदर करवाएंगे अब। ठीक है। मैथ के भी सारे करवाएंगे और अपने जीके के भी और साइंस के भी। ठीक है। तो आज अपना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर है, उसके हम एमसीक्यू देखेंगे और साथ साथ में हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम के अंदर रिपीटेड क्वेश्चंस आए हैं उनको देखेंगे, और कोई भी डाउट आएगा तो आप पूछते रहना साथ साथ में। ठीक है। कोई नई बात आएगी तो हम वीडियो के बीच में बात करते रहेंगे, तो कंप्लीट देखना है वीडियो को। बीच के अंदर कोई भी बात याद आ सकती है तो उसको आप मिस कर दोगे। ठीक है। तो कंप्लीट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी करवाया था क्वेश्चन, तो आपको सभी को पता होना चाहिए क्या आएगी। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होगी, न्यूरॉन होगी नर्वस सिस्टम की। ठीक है। नेफ्रॉन किसकी होती है, किडनी की होती है। ठीक है। एक्सोन न्यूरॉन का पार्ट होता है, डेंड्राइट भी न्यूरॉन का ही पार्ट होता है। ठीक है। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इलेक्ट्रिक पल्स इम्पल्स इन ए न्यूट्रॉन ट्रेवल्स फ्रॉम, कहाँ से कहाँ ट्रेवल करती है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम के अंदर आएगा ये। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम के अंदर आने की हाई प्रोबेबिलिटी है इसकी। ठीक है। तो कैसे क्या क्या सीक्वेंस होती है, सबसे पहले आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है आपका डेंड्राइट। ठीक है। सबसे पहले आएगा आपका डेंड्राइट, उसके बाद सेल बॉडी, सेल बॉडी के बाद एक्सोन, एक्सोन के बाद एक्सोनल एंड आएगा। ठीक है। इस तरीके से होता है ये अपना ये वाला पार्ट हो गया, ये आ गया आपका डेंड्राइट, इसके बाद ये आ गया अपना सेल बॉडी, और ये आ गया आपके एक्सोन। ठीक है। और लास्ट में ऐसे एक्सोनल एंड आएगा। ठीक है। इस तरीके से न्यूरॉन होता है, स्ट्रक्चर आप बुक में देख सकते हो इसका। तो इसके सीक्वेंस याद रखने हैं आपको, सबसे पहले क्या आएगा, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सोन और एक्सोनल एंड। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट पे चलेंगे। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड, दो न्यूरॉन्स के बीच का गैप होता है उसको क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसी के द्वारा है वो अपनी इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है न्यूरॉन्स के अंदर, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर। ठीक है। तो इसके बीच में जो गैप होता है इसको क्या बोलते हैं, दो न्यूरॉन को कनेक्ट करने के लिए, तो उसको बोलते हैं साइनेप्सिस। ठीक है। सभी को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10th क्लास के इजी क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ ए बॉडी। पोस्चर एंड बैलेंस कौन कंट्रोल करता है आपका, पोस्चर एंड बैलेंस कौन कंट्रोल करता है, सेरेबेलम करता है। ठीक है। कौन करता है, सेरेबेलम।
पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ बॉडी कौन कंट्रोल करता है? सेरेबेलम करता है, अपना ब्रेन का पार्ट होता है, ठीक है। आपको आने चाहिए क्वेश्चन, विच प्लांट हार्मोन प्रमोट सेल डिवीजन? सेल डिवीजन को कौन सा हार्मोन है वो प्रमोट करता है, ठीक है। तो सेल डिवीजन को कौन सा हार्मोन प्रमोट करता है? साइटोकाइनिन, ठीक है, याद रखना है। सेल डिवीजन को कौन प्रमोट करता है? साइटोकाइनिन, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या आएगा। ये क्वेश्चन पढ़ लोगे ना आपको, तभी पूरा टॉपिक है वो रिवीजन हो जाएगा। आपको सबसे पहले थ्योरी करनी है, उसके बाद ये एमसीक्यू देखने हैं, ठीक है। विच प्लांट हार्मोन इनहिबिट ग्रोथ एंड कॉजिंग विटलिंग ऑफ लीव्स, यानी कि जो पत्तियों का मुरझाना होता है वो कौन से पादप हार्मोन के कारण होता है, ठीक है। तो किसके कारण होता है? ये होता है आपका एब्सिसिक एसिड के कारण, ठीक है। किसके कारण होता है? एब्सिसिक एसिड के, यानी कि जो पत्तियां गिर जाती है पौधों से नीचे, वो भी किसके कारण होती है? एब्सिसिक एसिड के कारण होती है। और जो मुरझाना होता है, पत्तियों में पीला पड़ जाना होता है, वो किसके कारण होता है? एब्सिसिक एसिड के कारण। यही ग्रोथ को इनिबिट करता है, ठीक है। इनिबिट हार्मोन भी कह देते हैं, ग्रोथ इनिबिटर, यानी कि जो ग्रोथ को रोकता है वो कौन सा होता है? एब्सिसिक हार्मोन, एब्सिसिक एसिड होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे। मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन अकॉर्डिंग्स विद द पाथ ऑफ सन इज ड्यू टू, तो सन के द्वारा जो मूवमेंट होती है सनफ्लावर के अंदर, तो आपने देखा होगा सूरजमुखी का पौधा हो, जैसे जिस डायरेक्शन में सन होता है उसी डायरेक्शन में मूव कर लेता है, उसी तरह घूमता रहता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म, यानी कि प्रकाश के कारण जो अपना है मूवमेंट करता है उसको बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म, ठीक है। जियोट्रोपिज्म यानी कि जो अर्थ की ग्रेविटी के कारण करता है उसको बोलते हैं जियोट्रोपिज्म, ठीक है। और जो कीमोट्रोपिज्म किसको बोलते हैं? जो केमिकल्स के द्वारा करता है, केमिकल्स के द्वारा हम नेक्स्ट पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इसी का है, केमिकल्स वाला। कीमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म यानी कि जो जल के द्वारा होता है परिवर्तन, ठीक है, जलानुवर्तन बोलते हैं इसको। तो जो सनफ्लावर के दौरान किसकी मूवमेंट होती है? तो फोटोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल होता है ये, ठीक है, फोटोट्रोपिज्म का। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, जो पोलन ट्यूब है उसकी ग्रोथ कैसे होती है? ये देखो, आपने देखा होगा कि स्टिग्मा होती है, जैसे फीमेल बॉडी पार्ट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के अंदर। तो जो यहाँ पर जब अपने पोलन ग्रेन आ जाते हैं, परागकण बोलते हैं, वो आ जाते हैं, उसके बाद ये अपने एक नली सी बनाते हैं यहाँ अंदर, ठीक है, ये अंदर नली बनाते हैं और उसके बाद यहाँ पर जाके फर्टिलाइजेशन होता है फूल के अंदर। तो जो ये नली बनाते हैं इसके अंदर, इस नली को क्या, ये किसके कारण होती है? केमिकल के कारण होती है, यानी कि इसको बोलते हैं हम कीमोट्रोपिज्म। जो पोलन ग्रेन की टुवार्ड ओव्यूल्स, यानी ओव्यूल्स की तरफ जाती है पोलन ग्रेन की ट्यूब, वो किसका एग्जाम्पल होता है? कीमोट्रोपिज्म, यानी कि केमिकल्स की मदद से जाती है, ठीक है। तो ये कीमोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का जो मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है वो क्या होगा? ये पूछा हुआ है। मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो कोऑर्डिनेटिंग सेंटर कौन सा होता है? ब्रेन होता है, सभी को पता है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इनवॉल्यूंटरी एक्शन लाइक ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन एंड वोमिटिंग आर कंट्रोल्ड बाय, कि जो इनवॉल्यूंटरी एक्शन है जो अपनी इच्छा के बिना नहीं होते हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं? ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो किसके द्वारा होते हैं? मेंडुला इन हाइंड ब्रेन, मेंडुला के द्वारा होते हैं, ठीक है। किसके द्वारा होती है इनवॉल्यूंटरी एक्शन? किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं? मेंडुला के द्वारा, ठीक है। इनवॉल्यूंटरी एक्शन जैसे कि हार्ट का धड़कना हो गया, बीपी हो गया, अपना सेलाइवेशन हो गया, वोमिटिंग आनी है, किसके द्वारा कंट्रोल होती है? मेडुला इन हाइंड ब्रेन, इसके द्वारा कंट्रोल होती है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे। रिफ्लेक्स आर्क आर फॉर्म्ड बाय, रिफ्लेक्स आर्क किसके द्वारा फॉर्म की जाती है? ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो रिफ्लेक्स आर्क किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। एकदम से कोई भी कार्य करना होता है, जैसे कोई चीज़ हमें, कोई वस्तु, गर्म वस्तु लगा दे कोई पर्सन हमें, उस टाइप से जो एकदम से जब रिएक्शन करना होता है जिसमें हमारा सोचने का भी टाइम नहीं मिलता, उस टाइप उस जगह पे कौन काम करता है? स्पाइनल कॉर्ड काम करती है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच हार्मोन रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट इन मेटाबॉलिज्म इन बॉडी, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म इन बॉडी कौन कंट्रोल करता है? ये आपका कौन कंट्रोल करता है? ये आपका करता है आपका थायरोक्सिन हार्मोन है, ये कंट्रोल करता है आपका कार्बोहाइड्रेट,
प्रोटीन एंड फैट का मेटाबॉलिज्म के लिए, ठीक है। कौन कंट्रोल करता है? थायरोक्सिन हार्मोन कंट्रोल करता है, ठीक है। थायरोक्सिन कहाँ से रिलीज होता है? थायरोक्सिन हार्मोन ये होता है आपका थायराइड ग्लैंड से, ठीक है। कौन सी ग्लैंड से? थायराइड ग्लैंड से। यहाँ पर होती है अपनी थायराइड ग्लैंड। कई बार पूछ भी लेते हैं, बटरफ्लाई की शेप की होती है, ठीक है। बटरफ्लाई की शेप की कौन सी ग्लैंड होती है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या आएगा इसका आंसर? थायराइड ग्लैंड, ठीक है। कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? थायरोक्सिन। और थायरोक्सिन की कमी किसके कारण होती है? किसके कारण होती है? आयोडीन की कमी के कारण थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है, ठीक है। थायराइड हो जाता है जिसको आयोडीन की कमी होती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के मेटाबॉलिज्म के लिए। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? आपका थायरोक्सिन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आयोडीन इज नेसेसरी फॉर विच हार्मोन? आयोडीन, ये आ गया ये क्वेश्चन। आयोडीन किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? तो ये होता है आपका थायरोक्सिन के लिए, ठीक है। और थायरोक्सिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? थायराइड रोग हो जाता है, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ डाइट, आयोडीन इन डाइट कॉजेज, तो जो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो कौन सा हो जाता है? गोइटर, ठीक है। कौन सा होगा? गोइटर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो आयोडीन की कमी से कौन सा होता है? गोइटर या फिर थायराइड बोल देते हैं। थायराइड हो गया या फिर गोइटर हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, ठीक है। गंगा रोग बोल देते हैं इसको हिंदी में। नेक्स्ट पे चलेंगे, विच हार्मोन इज नोन एज, विच ग्लैंड इज नोन एज, विच ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। ये तो इंपॉर्टेंट है, सभी को पता ही होना चाहिए इसका, तो ठीक है। तो मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ठीक है। एक बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड को क्या होता है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड पूछ लिया जाए तो क्या आएगा आपका? हाइपोथैलेमस आएगा, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस को कौन कंट्रोल करता है? मतलब पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कौन आएगा? हाइपोथैलेमस। सीधा हमारा मास्टर ग्लैंड पूछ लिया जाए तो क्या आएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, विच हार्मोन रिड्यूस ब्लड शुगर लेवल, तो ब्लड शुगर लेवल को कौन कम करता है? तो ये आएगा आपका, कौन कम करता है? इंसुलिन। और पूछ लिया जाए कि विच हार्मोन इंक्रीज ब्लड शुगर, तो इंक्रीज ब्लड शुगर के अंदर क्या आएगा? ग्लूकागोन आएगा, ठीक है। किसी का जो शुगर है वो नॉर्मल से डाउन चला जाए तो उसके अंदर ग्लूकागोन हार्मोन है वो काम करता है, ठीक है। और जो जरूरत से ज़्यादा चला जाए तो उसके लिए इंसुलिन हार्मोन काम करता है, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन कोजेज, इंसुलिन हार्मोन कोजेज, तो जो इंसुलिन की कमी हो जाती है किसी बॉडी के अंदर तो कौन सा रोग हो जाता है उसको, ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो सभी को पता होना चाहिए, इजी क्वेश्चन है, कई बार रिपीट भी हो चुका है क्वेश्चन। तो क्या आएगा? डायबिटीज आएगा, सभी को पता है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट पे विच हार्मोन इज नाउन एज इमरजेंसी हार्मोन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर आया। फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन भी बोल देते हैं, इमरजेंसी हार्मोन भी बोल देते हैं। कई बार इसको एग्जाम के अंदर घुमा के ही पूछ लेते हैं। घुमा के कैसे पूछ लेते हैं? ऐसी सिचुएशन दे देंगे आपको कि मान लो कि आप कहीं एक रोड पे खड़े हो और अचानक से कोई आपके ऊपर हमला कर देता है, या कोई एकदम से कोई सांड वगैरह आज के आपके हमला कर देता है, तो उस सिचुएशन में आपको आपका कौन सा हार्मोन है वो एक्टिव होगा, ठीक है। तो इस ट्रिक की इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर आपका कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? एड्रेनल रिलीज होगा, ठीक है। एड्रेनल, कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? एड्रेनलिन, ठीक है। कहाँ बढ़ता है? एड्रेनल ग्लैंड के अंदर बढ़ता है। एड्रेनल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? किडनी के ऊपर पाई जाती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इमरजेंसी हार्मोन बोल देते हैं, फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन भी बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, मेल सेक्स हार्मोन इज, मेल सेक्स हार्मोन बताना कौन सा होगा? तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कौन से हार्मोन होते हैं? फीमेल हार्मोन होते हैं। एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए तो फीमेल हार्मोन कौन से होते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन कौन सा है? मेल हार्मोन। सभी को पता होना चाहिए, कम से कम मेल को तो पता ही होना चाहिए, फीमेल को ना भी बताओ, मेल को तो पता ही होना चाहिए। टेस्टोस्टेरोन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है ह्यूमन के अंदर, यानी कि मेल के अंदर, ठीक है। इंसुलिन आपका सभी के अंदर हो सकता है, ये मेल फीमेल का कोई चक्कर नहीं है, ये आपको डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, फीमेल सेक्स हार्मोन। फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय ओवरी, ओवरी के द्वारा जो फीमेल हार्मोन है वो कौन सा होता है, ठीक है। तो कौन सा आएगा आपका? टेस्टोस्टेरोन आएगा, ठीक है। और टेस्टोस्टेरोन तो मेल का आ गया, ये एस्ट्रोजन आ जाएगा, ठीक है। किसका? बी आंसर, एस्ट्रोजन हार्मोन आएगा इसका, ठीक है, फीमेल्स के अंदर। नेक्स्ट पे चलेंगे, ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटेड बाय, जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। ग्रोथ हार्मोन अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो आपके अंदर जो जाइंटिज्म का रोग हो जाता है, और कम प्रोड्यूस हो तो मतलब ड्राफ्टिज्म का, यानी कि बौना हो जाता है, कोई भी बच्चा है, पर्सन है, ठीक है।
डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्डहुड, जो मतलब बच्चा के अंदर ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाए तो उसके अंदर कौन सा रोग हो जाता है, ड्वार्फिज्म का रोग हो जाता है, बोनापन का। ठीक है, और किसी के अंदर ज़्यादा हो जाए तो एक्सेस ऑफ सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन लीड्स टू जाइंटिज्म। ठीक है, यानी कि अतिकायता या फिर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, वो ज़्यादा हाइट आ जाती है उसकी। ठीक है, अब नॉर्मल कंडीशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट टुवर्ड वाटर इज कॉल्ड। तो वाटर की टुवर्ड मतलब जिस तरफ से पानी आ रहा है उस तरफ से उसी तरफ मूवमेंट करना, उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, उसको ये पूछा हुआ है। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट टुवर्ड वाटर, वाटर की तरफ अगर कोई प्लांट झुक रहा है उसकी तरफ ग्रोथ कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। ठीक है, हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म दो टाइप का होता है, कौन सा, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म और नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। ठीक है, पॉजिटिव कौन सा होता है, जो पानी की तरफ जा रहा है, जो पानी की तरफ ग्रोथ कर रहा है उसको बोलते हैं हम पॉजिटिव, जो उसके मतलब जिस डायरेक्शन से वाटर आ रहा है उसी डायरेक्शन में ग्रोथ हो रही है तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। ठीक है, और जिस डायरेक्शन से वाटर आ रहा है ग्रोथ उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। ठीक है, सेम कंडीशन आपकी जियोट्रोपिज्म के अंदर भी होती है। ये हाइड्रोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म दोनों के अंदर होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव कौन सी होती है, जो मतलब जिस डायरेक्शन में ग्रोथ होनी चाहिए पॉजिटिव डायरेक्शन में तो उसको पॉजिटिव बोलते हैं, और जिसमें मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ग्रोथ हो रही है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव ट्रोपिज्म। ठीक है, एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे हम इसको, कैसे समझेंगे। मान लीजिए कि हमने एक टब लिया, ठीक है, इसके अंदर हमने एक पेड़ लगाया। ठीक है, ये इसकी जड़ होगी पेड़ की और ये इसका तना हो गया, यानी कि पेड़ हो गया ये ऊपर वाला। ठीक है, और हम डायरेक्टली यहाँ से पानी डाल रहे हैं तो जो इसकी जड़ है वो एक टाइम के बाद इस डायरेक्शन में मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो जड़ है पानी की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी, इसको पता चलता है कि इस डायरेक्शन में वाटर आ रहा है। ठीक है, तो इसी डायरेक्शन में ये ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगी तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म इसको बोलते हैं पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। लेकिन जिस डायरेक्शन में जो जड़ है उस डायरेक्शन में ग्रोथ कर रही है, तना है इसकी अपोजिट डायरेक्शन में ग्रोथ करेगा, इस डायरेक्शन में ग्रोथ करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो इसको। ठीक है, इसी टाइप से आपका है सन के लिए मतलब इसके लिए बोल देते हैं हम जियोट्रोपिज्म के ऊपर। जियोट्रोपिज्म के अंदर जैसे क्या देखेंगे कि मान लो ये अपनी अर्थ होगी, ये अपना पेड़ खड़ा होगा इसके ऊपर। ठीक है, और ये नीचे इसकी जड़ होगी, तो जो जड़ है वो कैसे ग्रोथ कर रही है, अर्थ की डायरेक्शन में, यानी कि जो आपकी ग्रेविटी की डायरेक्शन में, ग्रेविटी आपको नीचे की तरफ खींचती है तो जड़ है वो कैसी डायरेक्शन में है, पॉजिटिव, यानी कि ग्रेविटी की डायरेक्शन में ग्रोथ कर रही है तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। ठीक है, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। और जो तना है वो ऊपर की तरफ डायरेक्शन ग्रोथ कर रहा है, यानी कि ग्रेविटी से अपोजिट डायरेक्शन में ग्रोथ कर रहा है तो इसको बोलते हैं नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना आपको, ये कंफ्यूज कर देगा आपको, इसको इंपॉर्टेंट अच्छे से पढ़ देना, आपको ध्यान रखना इसका। ठीक है, तो ये हो गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है, मूवमेंट ऑफ प्लांट रूट टुवर्ड ग्रेविटी। तो जो मूवमेंट ऑफ रूट है वो ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट कर रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रूट की ग्रोथ है वो ग्रेविटी की तरफ हो रही है, यानी कि नीचे की तरफ हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। और जो तना है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सूट ऑफ प्लांट, यानी कि तना है वो कौन सा ट्रोपिज्म शो करता है, तो तना ग्रेविटी से ऊपर की तरफ जाता है, तो ग्रेविटी से ऊपर की तरफ जाता है तो कौन सा होता है वो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। नेगेटिव जियोट्रोपिज्म इसमें नहीं दे रखा है, ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो कोई इस तरह से कंफ्यूज करते हैं। इसके अंदर पूछा कि जो तना है वो किस डायरेक्शन में मूव करता है, ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो तना एंटी ग्रेविटी, अगर इसके अंदर नेगेटिव जियोट्रोपिज्म होता तो हम जियोट्रोपिज्म लगा सकते थे कि नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। ठीक है, लेकिन नेगेटिव जियोट्रोपिज्म इसके अंदर है ही नहीं, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म आ जाएगा, क्योंकि जो तना है वो सन की तरफ, ऊपर की तरफ सन है, ऊपर की तरफ ही ग्रोथ कर रहा है, तो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म का एग्जांपल है। और जो रूट है वो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म का एग्जांपल है, अगर तना ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, और नेगेटिव जियोट्रोपिज्म का एग्जांपल है। जो जड़ है पौधे की वो कैसी है, वो जियोट्रोपिज्म का पॉजिटिव है और फोटोट्रोपिज्म का नेगेटिव है। फोटोट्रोपिज्म, फोटो यानी कि प्रकाश कहाँ से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, जड़ ग्रोथ कहाँ कर रही है, नीचे की तरफ कर रही है, तो ये क्या होगी नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। जड़ है वो कैसी होगी, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, सॉरी
थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है मेरे को भी, तो आपको भी ये टॉपिक ध्यान से करना है और ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, ठीक है। तो अगर जड़ है वो नीचे की तरफ ग्रोथ कर रही है तो ये नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है, और जो जड़ है वो नीचे की तरफ ही ग्रोथ कर रही है, और ये जड़ एक ही चीज़ है, यानी कि फोटोट्रोपिज्म में पूछ लिया जाए तो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, और जियोट्रोपिज्म में पूछ लिया जाए तो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म जड़ के लिए, ठीक है। तने के लिए जियोट्रोपिज्म में पूछ लिया जाए तो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, और फोटोट्रोपिज्म के अंदर पूछ लिया जाए तो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म तने के अंदर, ठीक है, सूट के अंदर, ध्यान रखना है। अब इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फिर भी आए तो आप एक बार दोबारा से ध्यान से पढ़ लेना इस टॉपिक को, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, टच मी नॉट प्लांट। टच मी नॉट प्लांट यानी कि छुई मुई का पौधा है, उसके अंदर किस टाइप की मूवमेंट होती है, ठीक है। तो मूवमेंट है वो मेनली दो टाइप की होती है, एक होती है ट्रॉपिकल मूवमेंट और एक होती है नास्टिक मूवमेंट, ठीक है। किसी भी पौधे के अंदर दो टाइप की मूवमेंट होती है, नास्टिक मूवमेंट और ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। नास्टिक मूवमेंट कौन सी होती है, नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल यानी कि इसके अंदर कोई डायरेक्शन का रोल नहीं है, नॉन डायरेक्शनल होती है नास्टिक मूवमेंट, ठीक है। इसे याद भी रख सकते हो, नॉन नास्टिक यानी दोनों में कॉमन है। तो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट किसके अंदर होती है, आपकी नास्टिक मूवमेंट के अंदर, और ट्रॉपिकल मूवमेंट होती है आपकी डायरेक्शनल मूवमेंट, ठीक है, डायरेक्शनल मूवमेंट। तो ट्रॉपिकल मूवमेंट के अंदर कैसे, यानी कि इसके अंदर एक डायरेक्शन होती है, यानी कि इस डायरेक्शन में या वो प्लांट है वो ग्रोथ कर रहा है, उसको बोलते हैं हम डायरेक्शनल मूवमेंट। और एक होती है नॉन डायरेक्शनल, यानी कि इसके अंदर डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, किसी टाइप से मूवमेंट कर रहा है वो, उसको बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल। तो जो छुई मुई का पौधा है वो एक जगह पे जैसे उसके पत्ते को हाथ लगाया है वो सिकुड़ जाता है, ठीक है। तो उस सिकुड़ने को क्या बोलते हैं हम, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती है वो एक टाइप से। तो उस डायरेक्शन, उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नास्टिक मूवमेंट, ठीक है। कौन सी मूवमेंट होती है, नास्टिक मूवमेंट होती है, ठीक है। और कोई ग्रोथ के बारे में पूछ लिया जाए तो वो कौन सी हो जाएगी, ट्रॉपिक मूवमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स। ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स इन मिमोसा प्यूडिका प्लांट इज ड्यू टू चेंज इन। तो छुई मुई के पौधे में पत्तियों का झुकना किसके परिवर्तन के कारण होता है, ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है, जो झुकना वगैरह है ये पानी की वजह से ही होता है। प्लांट के अंदर कई बार पत्ते हैं वो टाइट हो जाते हैं, कई बार सिकुड़ जाते हैं, तो वो किसके कारण होता है, ये अमाउंट ऑफ वाटर के कारण, ठीक है। अमाउंट ऑफ वाटर ही कंट्रोल करता है इनकी शेप को, प्लांट्स के अंदर, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है CNS है वो, उसके अंदर कौन से पार्ट है ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो स्पाइनल, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि CNS है, उसके अंदर कौन से पार्ट होते हैं आपके, स्पाइनल कॉर्ड एंड, नहीं कौन से पार्ट होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आएगा इसका, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन इसके पार्ट होते हैं CNS के, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट कौन से होते हैं, ब्रेन, एक आपका ब्रेन आ जाएगा और एक आपकी स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगी, ठीक है। तो ये किसके पार्ट होंगे, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, नर्व्स अराइज फ्रॉम ब्रेन इज कॉल्ड। तो जो ब्रेन से जो नर्व्स निकलती है उनको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रेन से जो नर्व्स निकलती है उनको हम क्या बोलते हैं, क्रैनियल नर्व्स, क्या बोलते हैं, क्रैनियल नर्व्स। हिंदी में तो समझ में भी आ रहा है, कपाल तंत्रिकाएं। अराइज फ्रॉम, नर्व अराइज फ्रॉम ब्रेन इज कॉल्ड क्रैनियल नर्व्स, ठीक है। तो ब्रेन से जो नर्व्स निकलती है उनको हम क्या बोलते हैं, क्रैनियल नर्व्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, हाउ मैनी पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, तो आपको पक्का पता होना चाहिए। तो क्रैनियल नर्व्स आपकी कितने टाइप की होती है ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो क्रैनियल नर्व्स के आपके कितने पेयर होते हैं, 12 पेयर होते हैं, ठीक है। क्रैनियल नर्व्स के कितने पेयर होते हैं, 12 पेयर होते हैं। क्रैनियल नर्व्स कौन सी होती है, जो दिमाग से रिवाइज मतलब कि ग्रोथ करती है। अराइजेज फ्रॉम ब्रेन, नर्व्स अराइजेज फ्रॉम ब्रेन इज कॉल्ड क्रैनियल नर्व्स। और कितने पार्ट होते हैं इसके, 12 होते हैं, ठीक है। कितने पेयर होते हैं, पार्ट नहीं, कितने पेयर होते हैं, 12 पेयर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स किसके पार्ट, स्पाइनल नर्व्स के कितने पार्ट होते हैं। स्पाइनल नर्व्स कौन सी होती है, जो स्पाइन से रिलीज होती है, ठीक है। तो इसके कितने पेयर होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर क्या आएगा, क्रैनियल नर्व्स क्या आएगा, 12, क्रैनियल नर्व्स कितना आएगा, 12 आएगा, और स्पाइनल नर्व्स कितना आएगा आपका, 31 पेयर होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है, 31 पेयर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे,
अच्छा, विच पार्ट ऑफ ब्रेन विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग एंड इंटेलिजेंस। तो जो थिंकिंग एंड इंटेलिजेंस के लिए कौन सा ब्रेन का पार्ट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, तो कौन सा होता है, परमस्तिष्क, यानी कि अग्र मस्तिष्क बोल देते हैं, परमस्तिष्क बोल देते हैं, सेरेबेलम, ठीक है, सेरेब्रम, ठीक है। क्या कौन सा पार्ट होता है, सेरेब्रम। मनुष्य का कौन सा भाग सोचने और बुद्धिमत्ता के लिए जिम्मेदार है, तो सेरेब्रम पार्ट होता है आपका सोचने और बुद्धिमत्ता यानी कि इंटेलिजेंस के लिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना है आपको, ब्रेन वाला टॉपिक। नेक्स्ट पे चलेंगे, द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड इनसाइड ए बोनी बॉक्स, क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, बोनी बॉक्स, जिसके अंदर जो ब्रेन रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, जिसके अंदर ब्रेन होता है। तो जो हड्डी है, बार का ढांचा है, इसको क्या बोलते हैं, स्कल भी बोल देते हैं या फिर क्रैनियम बोलते हैं इसको, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, क्या आएगा इसका, क्रैनियम या फिर स्कल, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कौन सी आएगी आपकी, स्पाइन नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड है वो आपकी किसके अंदर आएगी ना, स्पाइनल नोड नहीं, इसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कौन सी होगी, जो अपनी रीढ़ की हड्डी होती है ना, इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आएगी आपकी, मेरुरज्जु आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलेंगे हम, स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड ही आएगा। स्पाइनल कॉर्ड किसके अंदर आएगी, स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय, स्पाइनल कॉर्ड किसके द्वारा प्रोटेक्टेड की जाती है, वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा। ये हड्डियों के नाम है, ये भी आपको थोड़े से पता होने चाहिए। वर्टिब्रल कॉलम, ये इनकी जो हड्डियाँ होती है ना, रीढ़ की हड्डी होती है, इसको बोलते हैं हम वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। रिब्स आपकी अपनी छत्ती की हड्डियाँ होगी, स्टर्नम होगी जो अपनी छत्ती के बीच की जो हड्डी है, जैसे ये रिब्स होगी दोनों साइड, ये लंग्स के बाहर को, तो ये बीच वाली हड्डी है, इसको बोलते हैं हम स्टर्नम, ठीक है। ध्यान रखना है, हड्डियों वाला टॉपिक भी करवा देंगे, एक आधा क्वेश्चन आ सकता है इसके अंदर, सारी हड्डियों के नाम आपको याद कर लेने हैं एक बार। फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन मेनिंजेस ऑफ ब्रेन दैट प्रोटेक्ट इट फ्रॉम शॉक, तो जो ब्रेन और जो क्रैनियम होता है उसके बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, CSF, क्या बोलते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। द जंक्शन बिटवीन एक्सोन ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइन ऑफ अनदर न्यूरॉन इज कॉल्ड, ठीक है। तो बिटवीन एक्सोन ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइन ऑफ अनदर न्यूरॉन, उसको क्या बोलते हैं, ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम साइनेप्सिस, यानी कि जो बीच का जोड़ होता है, उसी की बात कर रहे हैं कि जो दो न्यूरॉन्स आपस में जुड़ते हैं, तो उसके बीच के पार्ट को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम साइनेप्सिस, ठीक है, साइनेप्सिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, मतलब वही क्वेश्चन है, घुमा के पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, वीडियो लंबी हो रही है, थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करेंगे, या फिर हम इसको 2 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं, सोचेंगे अभी थोड़ा, अभी तो चल रहे हैं। केमिकल सब्सटेंस रिलीज्ड एट साइनेप्सिस टू ट्रांसमिट इम्पल्स, तो इम्पल्स को ट्रांसमिट करने के लिए कौन सा केमिकल सब्सटेंस है वो रिलीज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, जो सब्सटेंस रिलीज होता है, केमिकल सब्सटेंस रिलीज एट साइनेप्सिस टू ट्रांसमिट इम्पल्स, यानी कि जो 2 न्यूरॉन्स हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है, इसको बोलते हैं साइनेप्सिस, और जो साइनेप्सिस के अंदर जो केमिकल सब्सटेंस होता है उसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस, ठीक है। नेक्स्ट आ गया एग्जाम्पल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जाम्पल पूछा हुआ है, ठीक है। तो न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जाम्पल कौन सा आपका, एसिटिलोकोलिन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, क्या आएगा, एसिटिलोकोलिन आएगा इसका आंसर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट पे चलेंगे, सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी सिग्नल्स फ्रॉम, जो सेंसरी न्यूरॉन्स है वो सिग्नल कहाँ से रिसीव करता है, सेंसरी न्यूरॉन कहाँ से रिसीव करता है, न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं, देखो सेंसरी न्यूरॉन्स मतलब कि अपनी बॉडी से नर्व्स कहाँ पर लेके जाता है, ब्रेन को लेके जाता है, ब्रेन से फिर ये कहाँ से आता है, मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा आता है, ठीक है, जो यानी कि रिसेप्टर के पास आता है, ठीक है। तो जो सेंसरी न्यूरॉन्स है कैरी सिग्नल फ्रॉम, तो जो सेंसरी न्यूरॉन्स है वो कहाँ से सिग्नल को कैरी करते हैं, ठीक है। तो कहाँ से कैरी करते हैं ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो कहाँ से
कैरी करते हैं। CNS टू रिसेप्टर नहीं, CNS से रिसेप्टर नहीं जाते, रिसेप्टर टू CNS जाते हैं, ठीक है। तो सेंसरी यानी कि जो सेंस करते हैं, सबसे पहले हमें कोई मान लो कोई गर्म वस्तु टच करी तो ये सेंस करेगा, तो ये बोलते हैं इसको सेंसरी नर्व्स, ठीक है। तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी, ब्रेन की तरफ, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा, ठीक है। वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन आएगी, कोई सिग्नल मिलेगा तो वापसी आएगी, वो कौन लेके आएगा, मोटर न्यूरॉन्स लेके आएंगे, मोटर न्यूरॉन्स लेके आएंगे और वो कहाँ पर लेके जाएंगे, रिसेप्टर के पास, यानी कि जिसको रिसीव करना है उसके पास लेके जाएंगे इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। तो ये कहाँ से लेके जाएंगे, रिसेप्टर के द्वारा, रिसेप्टर टू CNS, जहाँ से यानी कि फील हुआ वहाँ से ब्रेन की तरफ लेके जाएंगे, कौन, आपके सेंसरी नर्व्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, मोटर न्यूरॉन्स आ गया। मोटर न्यूरॉन्स कैसे काम करता है, मोटर न्यूरॉन्स कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम, तो मोटर न्यूरॉन्स ब्रेन से उसके ऊपर आएगा इफेक्टर के ऊपर, ठीक है। यानी कि जिस ऑर्गन पे इफेक्ट हुआ है, कोई चीज़ गर्म लगी है तो हम एकदम से हाथ हटाते हैं, तो मोटर न्यूरॉन्स है वो लेके आएगा और हमें पता चलेगा इफेक्टर ऑर्गन तक, और फिर वो ऑर्गन को हम हटा लेंगे, तो उसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। मोटर न्यूरॉन्स कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम, तो वहाँ से CNS टू इफेक्टर आ जाएगा इसका आंसर, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर ऑर्गन तक लेके आएगा, ठीक है। नेक्स्ट में चलेंगे, विच ऑर्गन एक्ट एज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह कौन सा ऑर्गन है वो, कौन सी ग्लैंड है वो काम करती है। दो टाइप की ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड को हम बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड भी बोल देते हैं, यानी कि जो अपना सिक्रीशन है वो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करती है, और एक्सोक्राइन यानी कि जो ब्लड के थ्रू अपना है सिक्रीशन करती है, ठीक है। तो हम देखते हैं, तो दोनों की तरह काम कौन करती है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह काम कौन करती है, कौन सी ग्लैंड करती है, आपकी पैनक्रियाज करती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। विच ग्लैंड इज प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ किडनी, ये क्वेश्चन मैंने अभी करवाया था आपको थोड़ी सी देर पहले ही, मतलब इसमें आया नहीं था लेकिन मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो आपकी कैचिंग पावर देखी जाएगी कहाँ पर होती है, जो विच ग्लैंड इज प्रेजेंट ऑन किडनी, किडनी के ऊपर कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, आपकी एड्रेनल ग्लैंड होती है, एड्रेनल हार्मोन रिलीज करती है। एड्रेनल हार्मोन को हम क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन भी बोल देते हैं, या फिर करो या मरो हार्मोन भी बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, हार्ट बीट इंक्रीज ड्यूरिंग डेंजरस ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ, तो ये इसी टाइप से घुमा के पूछ लिया, वही क्वेश्चन है। इमरजेंसी कंडीशन हो गई है, यानी कि एकदम से हार्ट बीट वो इंक्रीज हो गई है, तो किसके कारण होती है, आपकी एड्रेनल हार्मोन के कारण होती है, ठीक है, इमरजेंसी के टाइम पे। नेक्स्ट पे चलेंगे, ग्रोथ ऑफ स्टेम टुवर्ड लाइट इज प्रमोटेड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ ऑक्सीजन, तो जो स्टेम की ग्रोथ होती है, प्लांट के अंदर जो स्टेम की ग्रोथ होती है वो ऑक्सीजन के कारण होती है, किस भाग में एकत्रित होने से होती है, यानी कि जो ऑक्सीजन हार्मोन है वो कहाँ पर इकट्ठा होता है, उसके बाद ग्रोथ होती है, ठीक है। तो लाइट के टुवर्ड नहीं होता है, ये अवे फ्रॉम लाइट होता है, यानी कि अवे फ्रॉम लाइट, ऑक्सीजन हार्मोन कहाँ पे होता है, अवे फ्रॉम लाइट, यानी कि छाया वाले भाग में। तो जिस डायरेक्शन में, जैसे मान लीजिए प्लांट है, ये ग्रोथ कर रहा है, इसकी स्टेम है, ये ग्रोथ कर रही है, इस साइड से प्रकाश आ रहा है, ठीक है। तो इस साइड ये ग्रोथ कर रही है, तो जो ऑक्सीजन हार्मोन होता है वो जो छाया वाला भाग है उसके अंदर आएगा, ठीक है, अवे फ्रॉम लाइट आएगा, इसका सैडी साइड में आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ऑक्सीजन हार्मोन कहाँ पर इकट्ठा हुआ, सैडी साइड के अंदर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पे चलेंगे अब हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आएगा, प्लांट मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, प्लांट मूवमेंट जो इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ का उससे कोई रिलेशन नहीं है, ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो क्या आएगा इसका आंसर, बेंडिंग ऑफ शूट टुवर्ड लाइट, ये ग्रोथ का ही एक पार्ट है। फोल्डिंग ऑफ लीव्स ऑफ मिमोसा, ये ग्रोथ का पार्ट नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फोल्डिंग ऑफ लीव्स ऑफ मिमोसा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा ग्रोथ ऑफ रूट टुवर्ड ग्रेविटी, ग्रोथ ऑफ प्लांट, ये सारे ग्रोथ के ही पार्ट होते हैं। इंडिपेंडेंट ग्रोथ मूवमेंट, प्लांट मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, यानी ग्रोथ का उसके ऊपर, ग्रोथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, तो वो मूवमेंट किसको बोलते हैं हम, फोल्डिंग ऑफ लीव्स। मैंने बताया था ना कि दो टाइप की मूवमेंट होती है, एक नास्टिक मूवमेंट होती है, एक ट्रॉपिक मूवमेंट होती है। तो ये नास्टिक मूवमेंट होती है, यानी कि इसके ऊपर ग्रोथ का इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ होती है, ग्रोथ से कोई रिलेशन नहीं है। ये इनडायरेक्शनल यानी नॉन डायरेक्शनल ग्रोथ एक बोल सकते हैं हम इसके अंदर। और जो ग्रोथ होती है, जैसे प्लांट का ग्रोथ हो रही है, सन की तरफ ग्रोथ हो रही है, रूट्स की ग्रोथ हो रही है, शूट्स की ग्रोथ हो रही है, जो पत्तियां उनकी ग्रोथ हो रही है, तो उस ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं,
ट्रोपिक मूवमेंट, यानी कि वो डायरेक्शनल ग्रोथ हो रही है एक किस्म से। नेक्स्ट पे चलेंगे, डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टिमुलेट। तो ये ग्रोथ, ये डायरेक्शनल मूवमेंट के अंदर पूछा हुआ कि जो स्टिमुलस है वो कैसी ग्रोथ है। तो आप सभी को पता चल गया होगा, मैंने 2-3 बार रिपीट कर दिया है। तो ये कौन सी मूवमेंट है, ट्रोपिक मूवमेंट होती है डायरेक्शनल मूवमेंट के अंदर बात कर ली जाए तो। नॉन डायरेक्शनल में पूछ लिया जाए तो नास्टिक मूवमेंट, नॉन डायरेक्शनल नास्टिक, याद रखना है, नॉन से नास्टिक, नॉन डायरेक्शनल नास्टिक मूवमेंट। नेक्स्ट आ गया आपका नॉन डायरेक्शनल रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस इन ए प्लांट इज कॉल्ड। तो नॉन डायरेक्शनल में क्या आएगा आपका, नास्टिक मूवमेंट आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, रिपीट हो रहे हैं बार बार में, साथ के साथ याद करने हैं आपको, ठीक है। विच स्ट्रक्चर रिसीव द स्टिमुलस फर्स्ट इन रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर सबसे पहले इन्फॉर्मेशन है वो कौन रिसीव करता है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन रिसीव करता है, रिसेप्टर रिसीव करता है, ठीक है। सबसे पहले कौन रिसीव करता है, आपका रिसेप्टर रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। तो ये वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट डाल लेंगे हम ज़रा साथ ही। तो उसके लिए हम दोबारा से शूटिंग करेंगे, मतलब इसी वीडियो का सेकंड पार्ट आएगा इसी के बाद, ठीक है। थोड़े टाइम के बाद ये आ जाएगा इस वीडियो का पार्ट। तो यही इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, ठीक है। थैंक यू।